पहचान कौन? यारा आप ही का गुरुजी हूँ। नोटबुक पेन निकालो भाई, आ जाओ, सॉल्यूशन लेक्चर 8 पढ़ाने वाला हूँ। तो बच्चों, आज के लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। हालांकि ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी ये क्विक रिकैप है। मान लो अगर एक क्लोज कंटेनर में एक लिक्विड सॉल्यूट है और एक लिक्विड सॉल्यूशन है, मतलब ओवरऑल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, तो क्या होगा? विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूशन के अंदर में मौजूद है, मतलब लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, वो क्या होगा? धीरे धीरे एनर्जाइज्ड होके ये जो लिक्विड का सरफेस इसको छोड़कर ऊपर में चल जाएंगे, और जैसे ही सरफेस को छोड़ेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा? वो लिक्विड स्टेट से ऑटोमेटिक गैस के रूप में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में धीरे धीरे वो क्या होगा? ये जो गैसियस जो वेपर्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या होगा? कंडेंस होना शुरू होगा और फिर वापस से लिक्विड स्टेट के अंदर में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती रहेंगी, मतलब वेपोराइजेशन का प्रोसेस और कंडेंसेशन का प्रोसेस। तो उस दौरान क्या होगा कि वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों जो होगा वो दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है। और उन दोनों के बीच में क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम जनरेट होगा। वेपोराइजेशन, अरे यार अभी भी देखो, इनको अभी सूखना था। तो दोनों प्रोसेसेस क्या होंगे? साथ साथ चलेंगे और प्रोसेस क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम में होगा। उस दौरान इस गैसियस वेपर का इस लिक्विड सरफेस के ऊपर में जो भी प्रेशर क्रिएट होगा उसी को क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर, ठीक है। अगर हम लोग अगर सॉल्यूट पकड़ते हैं तो क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। और अगर सॉल्वेंट को अगर पकड़ते हैं तो क्या कहेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? P अगर बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, या फिर बोलेंगे क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्यों दोनों बोलेंगे? बिकॉज ये सॉल्वेंट में क्या है, सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड इन नेचर है। तो जो भी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो सॉल्यूट की वजह से भी होगा और सॉल्वेंट की वजह से ही होगा, बिकॉज दोनों ही वोलाटाइल है, दोनों ही लिक्विड है, ठीक है। समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, किन किन फैक्टर्स के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो क्या है? नेचर। अच्छा, ये जानने के पहले थोड़ा सा ये समझ लो कि एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता कैसे है। कोई भी लिक्विड के बीच में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। जब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बंधन है, जो रिलेशन है, जो संपर्क है, जो संबंध है, वो जब टूटता है तब क्या होता है? दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं। और जब दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे तभी वो लिक्विड के सरफेस को छोड़कर, ये जो लिक्विड का सरफेस इसको छोड़कर ऊपर चला जाएगा और अल्टीमेट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको तोड़ना ज़रूरी है। टूटेगा तभी जाके मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर ऊपर जाएगा और अल्टीमेट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा वो इजीली वोलाटाइल होंगे नहीं होंगे, और जिनके बीच में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, वो क्या होगा? इजीली वोलाटाइज्ड हो जाएंगे, है कि नहीं। तो नेचर का मतलब क्या हुआ कि दोज मॉलिक्यूल विच हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दोज लिक्विड मॉलिक्यूल, ऊपर में लिख लो, दोज लिक्विड whose molecules have weak intermolecular force of attraction, वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इजीली वोलाटाइज्ड हो जाएंगे। तो जब इजीली वोलाटाइज्ड होंगे, जब इजीली वो क्या होगा? वोलाटाइज्ड हो जाएगा, तब इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा वेपर क्रिएट होगा, मतलब हैव हाई वेपर प्रेशर। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स का क्या होगा कि हाई वेपर प्रेशर, ठीक है। इजी चीज, सोजा जिनिस। सिमिलरली वो सारे मॉलिक्यूल जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, ये जो अट्रैक्शन फोर्स अगर स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? ये जो बंधन है ये आसानी से टूटेगा नहीं, तो इसका मतलब वो इजीली वेपोराइज्ड भी नहीं होगा, इसका मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, क्लियर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ये क्या है? C2H5O C2H5 एंड C2H5OH। ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या क्या है? देखो, एक क्या है? डाइथाइल ईथर और दूसरा क्या है? इथेनॉल। इन दोनों में कौन ज़्यादा वेपोराइज्ड होगा? कौन जल्दी वेपोराइज्ड होगा? कौन किसका वेपर प्रेशर हाई होगा इन दोनों में? ऑब्वियसली किसका होगा? इसका ना इसका?
सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सब गुरुजी बता देंगे क्या, थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाओ यार। अब ठीक है, इसका आंसर देने के पहले थोड़ा सा ये समझ लो, ये जो मॉलिक्यूल है, जब इथेनॉल जब सॉल्यूशन हम लोग लेंगे तो इसमें क्या होगा, इथेनॉल एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है, एक्चुअल सॉल्वेंट है। इथेनॉल जब सॉल्वेंट हम लोग लेंगे तो इसमें क्या होगा कि इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स है उन सबके बीच में क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर गौर करोगे तो इसका स्ट्रक्चर अगर गौर करोगे तो क्या होगा कि C2H5 जो है, इसके साथ में जो OH है ना, दूसरा जो एक C2H5 मॉलिक्यूल लो, तो इसके बीच में देखना एक हाइड्रोजन बॉन्ड काम करेगा। तो इसके चलते क्या होगा कि ये जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड देखना इसमें मिसिंग है, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में अटैच नहीं है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो इथेनॉल में मिलेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड डाईइथाइल ईथर में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें है वो ज़्यादा होगा और इसमें है वो कम होगा। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, हाई 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 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जल्दी वेपोराइज्ड होगा और ये कम वेपोराइज्ड होगा। मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा ये हाई वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। और इसका जो वेपर प्रेशर होगा ये इसके मुकाबले वीक या फिर लो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। लो कर दो, लो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों अगला जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर। मतलब अगर किसी भी सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, अगर हम लोग टेम्परेचर पास कराएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ही पास कराएंगे वैसे ही क्या होगा कि लिक्विड मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन में है, इस सॉल्यूशन में जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, जब भी हम उसमें एनर्जी पास कराएंगे तो क्या होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उसके बाद क्या होगा, एनर्जी एक्सेप्ट करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जब हम लोग एनर्जी पास कराएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, एनर्जी जैसे ही पास कराएंगे वैसे ही क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा और जल्दी जल्दी मूवमेंट और फास्ट मूवमेंट होने लगेगा। तो जितना जल्दी मूवमेंट फास्ट होगा उतना जल्दी क्या होगा, इसका मूवमेंट जितना फास्ट होगा उतना क्या होगा, कॉलिजन रेट भी हाई होगा बिकॉज एक दूसरे से मॉलिक्यूल क्या होगा, उतने स्पीड से कॉलिजन करेंगे और दीवारों से भी उतने स्पीड से कॉलिजन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेट हाई कॉलिजन होने लगेगा, कॉलिजन रेट हाई हो जाएगा, कॉलिजन जो रेट है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब कॉलिजन रेट हाई हो जाएगा तो इसका मतलब क्या कि लिक्विड सरफेस को छोड़ेगा भी वो जल्दी क्या करेगा, लिक्विड सरफेस को छोड़कर लिक्विड सरफेस के ऊपर चल जाएगा और अल्टीमेट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। मतलब टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज कराएंगे तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्यूशन भी लिक्विड ही है। तो इसके लिए एक बहुत ही बड़े विख्यात साइंटिस्ट हुआ करते थे, श्री रॉड्स। तो उन्होंने अपने कुछ विचार प्रकट किए हैं जिसे हम लोग रॉड्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो रॉड्स लॉ क्या कहते हैं, RAOULTS। इन्होंने क्या कहा कि एक सॉल्यूशन के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो एक सॉल्यूशन के जो भी कंपोनेंट होते हैं, हर कंपोनेंट का जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब अगर सॉल्यूट के लिए पकड़े P1 मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, और अगर सॉल्वेंट के लिए पकड़े P2 मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स होगा मोल फ्रैक्शन, मतलब उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली, ठीक है, तो P1 प्रोपोर्शनल टू zeta1 एंड P2 प्रोपोर्शनल टू zeta2, ठीक है। अच्छा, इस रिलेशन से एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर ये zeta1 क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब जितना नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा उतना जल्दी वो क्या होगा, या फिर उतना ज़्यादा वो क्या होगा, वो कंपोनेंट वेपोराइज्ड होगा। मतलब x1 का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वेपर निकलेगा और वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा बनेगा। सिमिलरली
यहाँ पर भी वही चीज़, x2 का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, लिक्विड जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस को छोड़कर वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा बनेगा। क्लियर। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, P1 नॉट जीटा 1 और सिमिलरली P2 नॉट जीटा 2। ये P1 नॉट क्या है, ये P1 और P2 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। मतलब मान लो कि अगर एक सॉल्यूशन है जिसमें कि लिक्विड है और मतलब सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, 1 सॉल्यूट के लिए और 2 क्या है, सॉल्वेंट के लिए, तो जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो 1 के लिए भी होगा और 2 के लिए भी होगा। तो इसको बोला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। ठीक है। अगर मान लो कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में अगर 2 नहीं रहता, सिर्फ 1 ही रहता, तो क्या होता, जो भी प्रेशर क्रिएट होता वो किसके लिए क्रिएट होता, सिर्फ 1 की वजह से ही क्रिएट होता। तो इसी को कहा गया है P1 नॉट। P1 नॉट का मतलब कंपोनेंट 1 जब प्योर स्टेज में रहेगा तब उसके लिए जो भी प्रेशर क्रिएट होगा उसको क्या कहते हैं, P1 नॉट। ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट, ये है क्या, P1 नॉट। तो P1 नॉट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी उसको हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि P2 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट पकड़े, अगर P1 सॉल्यूट के लिए पकड़े तो यहाँ पर सॉल्यूट के लिए हो जाएगा, अगर P2 अगर हम लोग सॉल्वेंट के लिए पकड़े तो फिर वो सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा। तो हमेशा जब भी वो उसके प्योर स्टेज में रहेगा तो उसके लिए जो भी प्रेशर क्रिएट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे P10 या फिर P20। क्लियर। ओके। यहाँ पर अगला चीज़, अच्छा अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़े थे तुम लोग किस क्लास में, शायद 11 में ना, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो सज्जन क्या कहते हैं कि जब भी इस तरह का केस होगा जहाँ पर कि प्रेशर क्रिएट होगा बाई मिक्सिंग मोर देन 1 गैसेस, यहाँ पर चूंकि गैसेस के रूप में हम वेपर को लेंगे इसलिए यहाँ पर वेपर के रूप में ही बात करेंगे कि यहाँ पर सॉल्यूशन के ऊपर में जो वेपर क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, मोर देन 1 कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब जो टोटल प्रेशर क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट 1 की वजह से जो भी क्रिएट होगा और कंपोनेंट 2 की वजह से जो भी क्रिएट होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। मतलब P टोटल इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ 1 कंपोनेंट एंड P2 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ अनदर कंपोनेंट। तो P1 का वैल्यू यहाँ से क्या निकला है, फ्रॉम रॉड्स लॉ P1 का निकला है P10x1 और सिमिलरली P2 का निकला है P2 नॉट जीटा 2। इसका मतलब ये हुआ, ओके, ये रिलेशन आ गया टोटल प्रेशर। अच्छा अब उसके बाद एक और चीज़ समझो बच्चों, x1 का वैल्यू हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो कि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो x1 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, x1 क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ लिखते हैं x1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल, यही लिखेंगे x1 या फिर जीटा 1 जो भी बोलना है। तो n1 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 यही होगा। सिमिलरली इसका मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 होगा। x1 और x2 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, x1 प्लस x2 को ऐड करेंगे तो n1 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 आएगा। n1 प्लस n2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा ऊपर में n1 प्लस n2, एक्चुअल कॉमन लो, एलसीएम लो, अल्टीमेट क्या हो गया 1। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना आ गया 1। दैट मीन्स फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन का समीशन अगर हम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 1। तो इसका मतलब अगर x1 प्लस या फिर जीटा 1 प्लस जीटा 2 इक्वल टू 1 आया तो इसका मतलब जीटा 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस जीटा 2। ये वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करो, क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट इसको क्या लिख सकते हैं, P टोटल क्या लिख सकते हैं हम लोग, P1 नॉट माइनस P1 इंटू P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2, मतलब P1 नॉट x2 कॉमन ले लो प्लस x2 तो क्या हो जाएगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ठीक है, ये रिलेशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनता है और ग्राफ, जो ऐसा ग्राफ मैं अब सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो ग्राफ भी इसके ऊपर में आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द वेपर ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के ऊपर में, मतलब सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, वेपर क्रिएट होगा। ये वेपर कौन सा वेपर है, यही जो सॉल्यूशन का कंपोनेंट्स है
सरफेस को छोड़कर ऊपर चला गया है तो उसका अपना वेपर है। ओके, इसके पहले रॉड्स लॉ में जो हम लोग x1 या फिर x2 मतलब zeta1 या फिर zeta2 जो भी देखे थे, ये क्या था? मोल फ्रैक्शन था। किसका मोल फ्रैक्शन था? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट? कहाँ पे? ये सॉल्यूशन के अंदर वाला, सॉल्यूशन के अंदर में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन के अंदर में जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसका जो मोल फ्रैक्शन था वो था x1 और x2। क्लियर? ये सॉल्यूशन के ऊपर में जो वेपर गया है, सॉल्यूशन को छोड़कर जो वेपर गया है, उसका भी तो कुछ अमाउंट होगा भाई, वो भी तो वही लिक्विड है। सॉल्यूट लिक्विड हो या सॉल्वेंट लिक्विड हो, है तो वही। तो जब अमाउंट, जब सॉल्यूशन के ऊपर में कुछ कलेक्ट हुआ है तो उसका अपना खुद का तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, मतलब कुछ मोल फ्रैक्शन भी तो कुछ ना कुछ होगा, मतलब उसका कंसंट्रेशन भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो उसी कंसंट्रेशन को उसके मोल फ्रैक्शन से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द वेपर ओवर द सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर में जो वेपर क्रिएट हुआ है इसका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो फॉर फर्स्ट कंपोनेंट, जो पहला कंपोनेंट है सॉल्यूट, सपोज सॉल्यूट y1 इक्वल टू क्या होगा? रुको निकालेंगे। पहले यहाँ पर जब वेपर क्रिएट हो रहा है तो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, फिर से घूम के चाहते हैं वहाँ पर, क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? फ्रॉम डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज इक्वल टू क्या? इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, y1 क्या है? मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? वेपर स्टेट में, सॉल्यूशन के कंपोनेंट का वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन। करेक्ट? ओके, तो y1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से? P1 डिवाइड बाई P। P1 क्या है? वेपर प्रेशर। P1 यहाँ का P1 और रॉड्स लॉ वाला P1 वो लेकिन सेम है, क्योंकि ये क्या है? वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर कभी भी सॉल्यूशन के अंदर में नहीं रहेगा, वो जो भी रहेगा वो ऊपर में ही रहेगा। तो P1 जो है वो दोनों के लिए बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन दोनों के लिए बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो मोल फ्रैक्शन था रॉड्स लॉ वाला, वो सॉल्यूशन के अंदर के जो कंपोनेंट्स था उसका मोल फ्रैक्शन था, और ये जो मोल फ्रैक्शन है ये सॉल्यूशन के ऊपर में जो वेपर क्रिएट हुआ है उसका मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ के लिए y1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P1 बाई P। अच्छा, P1 क्या होगा तब? अगेन फिर से घूम के जाते हैं रॉड्स लॉ, बार बार टिंग टोंग की तरह जा रहे हैं, टिंग टोंग। तो P1 क्या हो गया? रॉड्स लॉ P1 नॉट zeta1। P क्या है? टोटल प्रेशर, रॉड्स लॉ PT लिखो या P लिखो, एक ही बात है यार, टोटल प्रेशर। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? P1 नॉट x1, P2 नॉट x2, यही होगा। सिमिलरली फॉर कंपोनेंट 2, जो सेकेंड कंपोनेंट है, उसके लिए क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली वही होगा, उसके लिए भी डाल्टन्स लॉ वही एप्लीकेबल होगा। मतलब क्या लिखेंगे उसके लिए भी? जो सेकेंड वाला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यही होगा। यहाँ पर भी y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? P2 डिवाइड बाई P। ओके, P2 क्या है? अगेन आ जाओ रॉड्स लॉ, P2 नॉट zeta2 डिवाइड बाई P1 नॉट x1, P2 नॉट x2। तो इसका मतलब y2 इक्वल टू इतना हो गया, और कहाँ गया भाई? y1 बराबर इतना हो गया। ठीक है, इसके ऊपर लेकिन न्यूमेरिकल्स आता है कि ये जो वैल्यूज़ है y1 एंड y2, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है, ये याद रखना होगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर y1 और y2 को अगर ऐड करते तो क्या होगा? देखो तो, ऐड करके देखो तो, y1 प्लस y2 मतलब मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा? देखो, P1 नॉट x1 डिवाइड बाई P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2 डिवाइड बाई P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। देखो एलसीएम लो, एलसीएम देने के बाद वही आएगा यार, दोनों एडिशन हो जाएगा, अल्टीमेट दोनों कट के क्या आ जाएगा? 1 आएगा ना। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन का समेशन, चाहे वो वेपर स्टेट में हो या फिर लिक्विड स्टेट में हो, बाइनरी सॉल्यूशन अगर होता है तो मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन का एडिशन अगर करोगे फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, हमेशा वो क्या आएगा? एक नंबर, यूनिट। ओके, तो बच्चा लोग खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।